से दूर, खबरों से भरपूर। वतन समाचार में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब। आप ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं, फॉर्मर ब्यूरोक्रेट हैं। बड़ी बात यह है डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब का नाम सच्चर कमेटी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये बात कम लोग जानते होंगे कि सच्चर कमेटी में आपकी जो खिदमत हैं वो बहुत बड़ी खिदमत है। और ये एक ऐसी कमेटी बनी कि जो अपने बनाने वालों से ज़्यादा कमेटी की चर्चा हुई। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इमारत की चर्चा होती है, इमारत बनाने वालों की चर्चा कम होती है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब, आज का जो हमारा मुद्दा है, जिस इशू पे हम लोग डिबेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं कि उमूमन नौजवानों में एक ललक होती है, हर नौजवान आईएएस बनना चाहता है। जाहिर सी बात है कि 100% लोग आईएएस नहीं बन सकते हैं, -% में भी लोग आईएएस, इतनी बड़ी आबादी 130 करोड़ की आबादी है, उसमें 1000 लोग मैक्सिमम आईएएस या आईपीएस आईएफएस बन सकते हैं। क्या वजह है कि हर कोई आईएएस के लिए ही ट्राई करना चाहता है? वो तो जाहिर है, वो तो सबको मालूम है। ये अंग्रेज़ों ने आज़ादी से पहले सर्विस कायम की थी, इंडियन सिविल सर्विस उसको कहते थे, उसका नाम था। तो बड़ी एलीट सर्विस थी। उसमें यूँ समझ लीजिए कि मुल्क को यही लोग चलाते हैं, जो सिविल सर्विस के लोग होते हैं वही चलाते हैं। क्योंकि आप ये देखिए तकरीबन 725 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया में। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर दिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सैकड़ों फैसले होते हैं सरकारी, लेकिन किसी भी फाइल के ऊपर किसी पॉलिटिशियन के दस्तखत नहीं होते। तो सब फैसले ब्यूरोक्रेट्स करते हैं। उसी तरह से जो है वो जो बिल पेश होते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, उनकी ड्राफ्टिंग भी वही करते हैं। जो मिनिस्टर लोग जा कर के पॉइंट्स पेश करते हैं बिल इंट्रोड्यूस करते वक्त, वो पॉइंट्स भी वही बनाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, हर चीज़ में करीब 90% रोल गवर्नेंस में सिविल सर्विस का है। तो सिविल सर्विस में जाहिर है जो टॉप पोजीशन है वो यही, और जो आईएएस और आईपीएस और आईआरएस और फॉरेन सर्विस वगैरह से आते हैं वही होते हैं। इसलिए कि वो लोग बहुत कम उम्र में हाईएस्ट पोजीशन पे ज्वाइन करते हैं, सीधे डायरेक्टली क्लास 1 पोजीशन पे। तो वो इस वजह से सब लोग, और करना भी चाहिए, सब जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं कि हम इसमें आ जाएं। इसीलिए तो तकरीबन 10 लाख लोग बैठते हैं 1000 पोजीशंस के लिए। तो इट्स वेरी फेयर सिस्टम, बहुत फेयर सिस्टम है कि सबको पूरा मौका है। और उसमें जो आदमी अपनी ज़्यादा मेहनत कर ले, ज़्यादा काबिलियत हासिल कर ले, वो आगे निकल जाएगा। टैलेंट इज़ अथीस्ट, अंग्रेज़ी की कहावत है कि जब अहलियत होती है इंसान के अंदर अपनी बनाई हुई, तो उसका कोई मज़हब नहीं होता फिर, तो वो फिर आगे बढ़ सकता है कोई भी आदमी। यही वजह है कि काफ़ी लोग कोशिश करते हैं इसमें इम्तिहान में बैठने की। अभी आपने एक बात कही कि सिस्टम काफ़ी फेयर होता है, लेकिन हमने बीते दिनों देखा जिस तरह से सिस्टम को जो है बर्बाद करने की कोशिश हुई है, इसको बदनाम करने की कोशिश हुई, उसे किस तरह आप देखते हैं? तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिस्टम, मैंने जो कहा सिस्टम फेयर है 100%, वो है और रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। बदनाम करने को तो कोई भी किसी को बदनाम कर दे, ये तो उसका फेल है, वो जाने, उसका पैदा करने वाले जाने। तो लेकिन ये कि सिस्टम तो फेयर है, वो तो उसके ऊपर उससे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उसमें अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ जा करके, दस्तूर के ख़िलाफ़ जा करके कोई शख्स कोई कार्रवाई करता है या कुछ कहता है जिससे कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है या कोई कानून वायलेट हो रहा है, तो उसके लिए, उससे डील करने के लिए मुल्क में काफ़ी मवाद मौजूद है कवानीन का, और उसके ख़िलाफ़ मुल्क कार्रवाई करता रहेगा। वो एक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। सर, अब जो आज का हमारा मुद्दा है कि अदर देन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, वो कौन से ऑप्शंस हैं जिनको बच्चों को चुनना चाहिए, लेकिन वो शायद जानकारी ना होने की वजह से या प्रॉब्लम्स की वजह से, क्या वजह है कि बच्चे उस तरफ ध्यान नहीं देते? उसकी वजह ये है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इत्तला की कमी है, लोगों तक बात पहुंची नहीं है। और इसीलिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये प्रोग्राम रखा है, ताकि
ये बात भी लोगों तक पहुँचे। और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपसे पूरी तरह मुत्तफ़िक़ हूँ कि खाली सिविल सर्विस जो है वही अहम नहीं है, बल्कि हर लेवल पे हुकूमत में आना और हुकूमत के साथ ताउन करना, तरह तरह से उसमें शामिल होकर के ताउन करना, तो ये बहुत ज़रूरी है हर लेवल के ऊपर। तो उसकी इस वजह से लोगों तक चूँकि बात पहुँची नहीं है, लोग जानते नहीं हैं, कोई पॉजिटिव एफर्ट नहीं की गई इस तरह की पिछले सालों के अंदर। कुछ सालों पहले तो सिविल सर्विस का भी यही हाल था, उसके लिए भी कोई एफर्ट नहीं की गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल से एफर्ट हो गई। उसके पहले हमदर्द फाउंडेशन ने भी बनाया था अर्ली 90s में, 1990s में, वो भी बहुत अच्छी एक एफर्ट थी। लेकिन ये कि पिछले 10-12 साल के अंदर बहुत से और इदारे भी बढ़ कर के सामने आ गए, बहुत से इंडिविजुअल्स ने उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर दी, बात फैल गई, लोगों तक मालूमात पहुंच गई किसी हद तक। हालांकि अभी और ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये कि जो ग्रुप बी और ग्रुप सी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पोजीशंस हैं, उसके बारे में अभी इत्तला लोगों तक नहीं पहुंची है। तो आपने बड़ा अच्छा किया ये आज का प्रोग्राम किया। मैं वही जानना चाह रहा हूं सर, जब एक लोगों को पता चला तो एक आईएएस जब इंफॉर्मेशन आई भी आज़ादी के 50-60 साल बाद, तो आईएएस के बारे में अवेयरनेस आई, बाकी सर्विसेज के बारे में अवेयरनेस क्यों नहीं आई, और वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके बारे में अवेयरनेस की ज़रूरत है? हाँ, कौन सी सर्विसेज हैं वो मैं आपको अभी अर्ज़ कर देता हूँ। मैंने उसके लिए कुछ स्लाइड्स बना रखी हैं। मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपना लेता हूँ ताकि आपके ज़रिए ये बात पूरी तरह से लोगों तक अच्छी तरह से पहुँच जाए। तो ज़ाहिर है लिमिटेड टाइम है, उसमें जो भी मुमकिन होगा तो इंशाल्लाह हम करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मिनट में मैं अपना प्रेजेंटेशन लेता हूँ। ये एक आपने चूँकि मुझे फरमा दिया था तो मैंने ये एक बना लिया है थोड़ा सा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस अदर देन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो होते हैं, उसके अलावा हुकूमत में मरकज़ी लेवल पे और सूबाई सतह के ऊपर क्या क्या और एवेन्यूज़ हैं, उसमें मैं आपको ये अर्ज़ करूँ कि आप अपने जो सामीन हैं उनसे ये फरमाएं कि zakatindia.org ये हमारी वेबसाइट है, नीचे लिखा हुआ है, इस पे जाएं और होम पेज पर ही ये जो चार्ट सा एक बना हुआ है, एक फिगर आइकॉन बना हुआ है, इस पे जाएंगे तो इसमें आप देखेंगे ये है यूपीएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उसके बाद 8 सूबे और दिए हुए हैं। तो ये 8 सूबे प्लस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यूपीएससी, इसमें से जो भी बटन दबाएंगे उसकी सारी तफसील उसमें मौजूद है। ये करीब 4-5 घंटे का प्रोग्राम हमने किया था 14 जून को, तो उसी को रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। तो ये तो बात पूरी हो गई, लेकिन मैं मुख्तसरन आपको आज अर्ज़ भी कर देता हूँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पोजीशंस होती हैं, जितने भी मिनिस्ट्री में आप जाएं, मिनिस्टरों के यहाँ जाएं, ऑफिसर्स के यहाँ जाएं, तो उसमें टॉप पे तो एक बंदा बैठा हुआ है, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए नीचे बहुत से लोग बैठे होते हैं ग्रुप बी और ग्रुप सी के। तो वो जो सिलेक्शंस होते हैं ग्रुप बी और सी के सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो करती है। उसमें जो एग्जामिनेशन होते हैं वो मुख्तसरन मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। उसका जो मेन एग्जामिनेशन है वो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, उसको शॉर्ट में CGL कहते हैं, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। उसमें कौन कौन सी पोस्टें होती हैं ये थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ मैं। इसमें जैसे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के दफ्तर में पूरे इंडिया में पोस्टिंग्स होती हैं। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट में, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में। देन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है और सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स का इंस्पेक्टर होता है। उसी के और आगे बढ़िए तो सब इंस्पेक्टर इन NIA, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, देन पोस्टल इंस्पेक्टर इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिविजनल अकाउंटेंट एंड CNAG, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। इतनी सब पोस्टें होती हैं और उसमें जाने के बाद
तो उसमें और नीचे लेवल पर जब जाएंगे तो यूडीसी, ये अपर डिवीजन क्लर्क, पूरी मिनिस्ट्री में हजारों लोग हैं यूडीसी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट होता है, एक्साइज डिपार्टमेंट में भी टैक्स असिस्टेंट होता है। इसमें जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जरिए, उनकी जो पोस्टिंग्स हो सकती हैं वो सबसे पहले होती हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, फिर कुछ दिनों में प्रमोट होकर सेक्शन ऑफिसर, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, डायरेक्टर, बड़ी अच्छी पोजीशंस हैं। देन सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट, सीनियर सुपरिटेंडेंट, देन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर। और इसमें बैठने के लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी। 18 से 30 साल की उम्र होती है जो इसके लिए चाहिए होती है। और कुछ फील्ड्स के लिए रिलैक्सेशन भी है, ओबीसी के लिए है, फिजिकली हैंडीकैप्ड वगैरह के लिए है। और अगर कोई फाइनल ईयर में है ग्रेजुएशन के तो वो भी इम्तिहान के लिए अप्लाई कर सकता है। इस इम्तिहान के ज़रिए 5 से 6 हज़ार पोजीशंस हर साल भरी जाती हैं, वैकेंसीज भरी जाती हैं। तो इसमें एक ये चीज़ ये भी है कि मैं तैयारी कैसे की जाएगी, तो सिलेबस पहले देख लेना होगा कि भाई ऑनलाइन जाकर के सिलेबस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे जाएं, गूगल करके वहाँ पर सिलेबस देख सकते हैं, पिछले साल के पेपर देख सकते हैं, रिकमेंडेड बुक्स वगैरह की थोड़ी सी मैं अभी आपको अर्ज कर रहा हूँ। ये बुक्स हैं, आप जब आप इसको अपलोड करेंगे प्रेजेंटेशन को तो लोग देख लेंगे। ये जो बुक्स हैं, अगर इतनी ही बुक्स पढ़ लें तो और 6-8 महीने, 10 महीने, साल भर तैयारी कर लेते हैं करीब 7-8 घंटे रोज़ पढ़ के, तो कोई सवाल ही नहीं कि पहली बार में ही सिलेक्शन न हो जाए। ये बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो इस सिलसिले में तैयारी करवाते हैं, वो भी सुने जा सकते हैं। ये भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश, मैथमेटिक्स वगैरह के लिए कुछ यूट्यूब के चैनल तैयारी है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ थोड़ी सी स्टेट्स के बारे में भी आपको अर्ज कर देता हूँ। जैसे जम्मू एंड कश्मीर की जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो वहाँ का हर स्टेट में अपनी पब्लिक सर्विस कमीशन अलग होती है। तो वहाँ का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इम्तिहान करता है, वो कंबाइंड सर्विसेज कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन KAS कहलाता है। फिर जुडिशल सर्विसेज हैं, रेंज ऑफिसर्स फॉरेस्ट के, असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक्स, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये सब पोजीशंस हैं जिसके लिए वही चीज़ है, ग्रेजुएशन चाहिए। 21 से 32 ईयर्स तक की एज होती है, कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। उसमें पहली पोस्टिंग तहसीलदार होती है, फिर अंडर सेक्रेटरी वगैरह हो करके आगे बढ़ने लगता है, डिस्ट्रिक्ट में भी आदमी पोस्ट हो जाता है। तो इसी तरह से पुलिस भी है, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस भी हर स्टेट में इसी तरह से है। लेकिन मैंने आपको सोचा कि एक 2-4 स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा अर्ज कर दूं आपको। तो ये पोजीशन देखिए आपको दिख रही हैं ये। उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड एक अलग होता है नॉन गेजेटेड पोजीशंस के लिए। उसमें जो पोस्टें भरी जाती हैं वह नायब तहसीलदार, एक्साइज इंस्पेक्टर स्टेट लेवल का, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, पंचायत इंस्पेक्टर, फाइनेंस इंस्पेक्टर, ये सारी पोजीशंस लोअर लेवल पे हो जाती हैं। इसके लिए 12वां दर्जा ही पास खाली होना ज़रूरी होता है, इसके लिए कोई ख़ास, लेकिन थोड़ा तैयारी कर ली जाएगी तो हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो 7 बॉडीज़ हैं यूपी, जो उसकी पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपी का। उसके अलावा भी वहाँ काफ़ी बॉडीज़ हैं। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन है, देन कंबाइंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विसेज एग्जामिनेशन अलग से होता है। एक रिव्यू ऑफिसर की पोस्ट होती है वहाँ पर, और कहीं नहीं होती है। वो बड़ी अच्छी पोस्ट है, उसमें सिर्फ रिटन एग्जाम है, लिहाजा उसमें कोई सवाल ही नहीं, कोई शुबा कर सके, कुछ रिटन के बेसिस पर ही फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। और वो बहुत हाई लेवल तक जाता है, स्पेशल सेक्रेटरी वगैरह भी बन जाता है। देन यूपी जुडिशल सर्विसेज हैं, प्राइवेट सेक्रेटरी एंड एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी मिनिस्टर्स के और ऑफिसर्स के। देन डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर, नायब तहसीलदार, इसके लिए भी ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। 21 से 40 साल तक की इसमें
उम्र होती है, उसमें डिटेल दी भी है। मैं इतना डिटेल में यहाँ नहीं जा रहा, लेकिन जो भी लोग देखेंगे इसको तो समझ लेंगे कि इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। बाय द वे मैं आपको ये भी अर्ज कर दूँ कि ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया ने यूपी की जो सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं उनकी उसके लिए वहाँ पर एक यूनिट कायम कर दी है। वहाँ पर एक लोकल कमेटी भी बन गई है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बैठते हैं, उसको हमने वो कर रखा है, ऑनलाइन एडवर्टाइज कर रखा है, एप्लीकेशंस खुली हुई हैं उसके अंदर, तो उसकी कोचिंग वगैरह भी हमारी जिम्मेदारी है। ये 7 बॉडीज़ हैं जो कि तरह तरह के सिलेक्शन करती हैं, और आपको ताज्जुब होगा जान के कि हर ये 7 बॉडीज़ मिलाकर के हर साल कम से कम 15,000 नए लोग सेलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट की डिफरेंट पोजीशंस के लिए। तो उसमें हमारे लोगों को बात मालूम नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये कि अब आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, इसके ज़रिए लोगों तक बात पहुंच जाएगी। उसी तरह से राजस्थान में भी यही पोजीशन है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के पोजीशंस के लिए क्लास 12 भी पास हो, कुछ इम्तिहानों के लिए सिर्फ 10वां दर्जा भी पास हो तो भी ठीक हो जाता है। जैसे राजस्थान में कांस्टेबल है 10वां दर्जा, वो काफ़ी है इसके लिए। लोअर डिवीज़न क्लर्क है 12th काफ़ी है। पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन, इसी तरह से स्कूल के लेक्चरर वगैरह के लिए है। तो ये देन उसी तरह से महाराष्ट्र में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिफरेंट लेवल्स के ऊपर है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह, देन ये सब पोजीशन देखिए आ रही हैं। उसमें महाराष्ट्र में भी डिप्टी कलेक्टर बनना है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर सेल्स टैक्स बनना है। अभी हमारी एक बच्ची सेलेक्ट हुई है, पिछले साल के इम्तिहान में रिजल्ट आया है। सुपरिटेंडेंट है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ है वगैरह वगैरह, ये नगर पालिका के ऑफिसर्स होते हैं। देन ग्रुप क्लास 2 की पोजीशंस हैं, वहाँ पर मंत्रालय इंस्पेक्शन ऑफिसर है, सब रजिस्ट्रार है कोऑपरेटिव सोसाइटी के, नायब तहसीलदार वगैरह, बहुत पोजीशंस हैं। उसमें भी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एग्ज़ाम होता है, बहुत मामूली होता है, थोड़ी थोड़ी तैयारी कर ली जाए। वहाँ ज़ाहिर लोकल लैंग्वेज मराठी भी आनी चाहिए, उसका भी होता है कुछ। और तकरीबन इम्तिहानों का पैटर्न सारे स्टेट्स का एक ही जैसा है, तो वो अगर 3-4 को भी समझ लिया जाए तो एक आइडिया हो जाता है। इसी तरह से केरला में भी है, केरला एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट है, जूनियर एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है, कंपनी बोर्ड के एग्जामिनेशन भी वहाँ पर होते हैं। वो उसमें भी वही 21 से लेके 32 साल तक की उम्र है, और बहुत अच्छी पोजीशंस होती हैं। कर्नाटक में भी ये इसी तरह से, वहाँ भी कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, डीएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वगैरह वगैरह, वही ग्रेजुएशन लेवल है, वही तीन लेवल पे एग्जामिनेशन होता है। कुछ लोअर पोजीशन जो हैं सेकेंड डिवीजन असिस्टेंट वगैरह के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, उसमें 12वां दर्जा या डिप्लोमा ITI भी चल जाता है। ग्रुप बी के पोजीशंस भी हैं, असिस्टेंट FDA है, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर वगैरह है। तो ये थोड़ी सी आइडिया मैंने कहा कि मैं आपको दे दूं। पूरे मुल्क में पोजीशंस भरी पड़ी हैं, और आपने बहुत अच्छा किया कि ये आपने प्रोग्राम कर दिया ताकि थोड़ा सा लोगों को मालूमात हो जाए। तो इस वजह से मैंने आपको ये थोड़ी मालूमात दे दी। सर, इतनी बड़ी और इतनी वसी मालूमात है, इतना ज़्यादा फैला हुआ है ये दायरा, लेकिन क्या वजह है कि अभी तक लोगों को इसके बारे में पूरी तरह अवेयरनेस, क्या 10% भी लोग बेदार नहीं है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसके पीछे वजह बिल्कुल साफ है। वो ये है कि हम पूरी तरह से ये समझते नहीं हैं कि हमारे पैदा करने वाले ने हमें क्यों बनाया। अगर गौर किया जाए तो मकसद हयात क्या है, ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने इंसानों को क्यों बनाया है। तो आमतौर से मैं अपने ऑडियंस से पूछता हूँ तो या तो जवाब आता नहीं है, वरना आता है तो कहते हैं कि अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए। तो वो सही है, इबादत करने के लिए। लेकिन जो 11.7 है सूरह हूद की आयत नंबर 7, उसमें क्लियर कर दिया अल्लाह ताला ने, तो डिफ़ाइन कर दिया है क्या कि पर्पस जो ऑफ क्रिएशन जो है, मकसद हयात, तो कौन सी इबादत। उसमें अल्लाह ताला फरमाना लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला ये देखे, टेस्ट करे इंसानों का कि कौन सा इंसान अपने खुदा के दिए हुए, खुदा दाद अपने ज़ाती ज़राए का इस्तेमाल करके
दूसरे इंसान की ज़िंदगी आसान बनाने में ज़्यादा अच्छी तरह लगा हुआ है। यही मकसद हयात है। क्योंकि हम में से 99% से ज़्यादा लोग ये बात नहीं जानते हैं कि ये मकसद हयात ये है, और इसी के ऊपर इम्तिहान हो रहा है। अब इम्तिहान लेने के लिए ही हयात हमको दी गई है, तो फिर हम अशरफुल मखलूक़ात क्यों बनाए गए? बाकी तो तमाम मखलूक है, इसीलिए बनाए गए हैं। तो चूँकि हमें ये बात अच्छी तरह से रियलाइज़ नहीं होती है, इस वजह से ये बात अब आपके ज़रिए इंशाल्लाह पहुँच जाएगी। तो मूवमेंट चलाने का क्या तरीका होना चाहिए? कैसे लोगों को अवेयर किया जाए इसके लिए? जो आपने जैसे आज ये प्रोग्राम किया है, बड़ी अच्छी बात है। इसके पहले मैंने आपको अर्ज़ किया कि 14 जून को ज़कात फाउंडेशन ने भी एक वेबिनार किया था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया था अपने को और इस्तेफ़ादा किया था। और उसमें तकरीबन 13 या 14 स्टेट्स के और दूसरे सब जो ऐसे लोग जो कि इसमें दिलचस्पी लेते हैं और नॉलेज रखते हैं, उसमें ज़्यादातर वो थे जो ज़कात फाउंडेशन के ज़रिए पिछले सालों में सेलेक्ट हो करके सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर चुके हैं और दूसरी पोजीशंस भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो ऐसा हमने एक वेबिनार किया था और उसमें करीब 4-5 घंटे वो चला था, और उसके बाद उसको पोस्ट भी कर दिया। तो एक वो एफ़र्ट हो गई, दूसरी एफ़र्ट अब आपकी ये हो गई। इसी तरह से मुख्तलिफ़ सूबों में मेरे और आपके और दूसरे लोगों के जो जान पहचान के लोग हों, वो हमसे कह करके ये काम करना है। ये बात आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, क्योंकि एक और मैं आपके सामने कुरान की आयत पेश करूँगा। सूरह बकरा की आयत नंबर 219 है कि वयसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून क़ुलिल अफ़्व। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपसे आपके साथी लोग पूछ रहे हैं कि अल्लाह के लिए कितना करना है, तो आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हें जो कुछ मिला है अल्लाह की तरफ से, उसमें से तुम अपनी वाजिब ज़रूरत के लिए और अपने जो तुम्हारे ऊपर मुनहसर लोग हैं उनकी वाजिब की ज़रूरत ज़रूरी हो उतना रोक करके बाकी सब करना है अल्लाह के लिए। तो ये एक तरह से क्वांटिफिकेशन और सदका है। हम लोग सोचते हैं कि हम सदका करें या ना करें, हमारी मर्ज़ी है, और अगर 10-20 100 रुपये 1000 रुपये दे दिए तो हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि 2.219 में अल्लाह ताला ने क्वांटिफाई कर दिया है सदका कितना करना है, और इसमें सिर्फ रुपया नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, इसके अंदर ज़मीन जायदाद भी है और इसके अंदर वक्त है, 24 घंटे का वक्त है। जितनी सांसें मिली हुई हैं वो सारी सांसें हमारी नहीं हैं, और उसी तरह से जो हमारे पास ज़राए हैं, जैसे मेरे पास अगर ये है कि मैं किसी को कह दूं टेलीफोन पे उठा के फलां का ये काम कर दो तो वो कर देगा, तो ये मेरा ज़रिया है। वो भी सारा का सारा हम मेरा और मेरे न्यूक्लियर फैमिली का नहीं है, वो दूसरे लोगों का भी है उसके अंदर हिस्सा। तो कम से कम 1/3 हर चीज़ का, हर अल्लाह ताला ने जो कुछ दिया उसका कम से कम 1/3 हिस्सा अगर ऐसे लोगों के ऊपर हेल्प करने के लिए लगाया जाए जो मेरी न्यूक्लियर फैमिली में नहीं है, तो फिर किसी हद तक अल्लाह ताला ने जो हमें चैलेंज दिया है वो उस पर हम पूरे उतरते हैं। तो ये करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बढ़ करके आगे और अपने ज़राए का इस्तेमाल करना होगा। मैं आपको अर्ज़ करूँ कि लखनऊ में जो हमने अभी कायम की है यूनिट, वहाँ पर लोग सब फी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। और उसी में से एक साहब ने बढ़ करके अपना एक सेटअप किया हुआ ऑलरेडी ऑफिस फुल, उसके अंदर टेबल मेज़ कुर्सी और वो एसी वगैरह सब लगा हुआ। उन्होंने कहा फ्री लिख करके स्टैंप लगा करके नोटरी के ज़रिए साइन करवा के दे दिया कि ये आपका, आप लीजिए, आप इसमें अपना काम करिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह से बढ़ कर के लोगों को आना पड़ेगा मुख्तलिफ़ सूबों में, और वहाँ के जो सूबाई सतह के इम्तिहानात हैं उसकी तैयारी बच्चों को करवानी होगी। अभी कुछ ही दिन पहले हमने इसको ऑनलाइन डाला है, और अभी आज सुबह तक मैं आपको बता रहा हूँ करीब 350 बच्चे इसके अंदर अब तक रजिस्टर कर चुके हैं पूरे सूबे से, करीब 50 ज़िलों से। तो ये थोड़ी सी एफर्ट, इसीलिए हमारा ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया का मोटो है वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उनकी मदद करता है जो उसकी नुसरत के लिए उठ खड़े होते हैं। तो एक कदम आगे बढ़ाएंगे जो भी लोग आपने बढ़ाया, तो इंशाल्लाह उसमें बरकत देना अल्लाह ताला ने वादा कर रखा है। आपने दो बहुत अहम बातें उठाई हैं। एक, आपने मोरल वैल्यूज पे काफी जोर दिया है,
और एक आपने मैं यंसुरकुम करके ये साफ कर दिया है कि यहाँ धर्म की कोई कैद नहीं। ना 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 देखिए इंसानियत अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत को पैदा किया भाई। पूरी इंसानियत, उसके पहले ह्यूमैनिटी थी ही नहीं। एक वक्त ऐसा था जबकि देयर वाज नो ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। इंसानियत को पूरे पैदा किया है, उसमें धर्म वरम तो उसकी जो तफरीक है ये तो इंसानों ने अपनी मेरे ख्याल में सियासी मफाद के लिए वक्तन फ़वक्तन बना लिया है, वरना अल्लाह ताला की तरफ से तो ह्यूमैनिटी पूरी एक है। कैसे बच्चों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि पहले जो स्टेट्स के एग्जाम हैं उसको आप बीट कर लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहते हैं तो आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, लेकिन पहले एक चीज आप हाथ में ले लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले और बाद वाली बात है। ये मैं आपको, आप इस पर एक चीज़ गौर करिए कि यो चाहे वो यूपीएससी की तैयारी हो, चाहे किसी स्टेट लेवल के पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी हो, या और नीचे चले जाइए, उसमें जो कॉमन थ्रेड चल रहा है वो है जनरल स्टडीज़, जिसको आमतौर से कहा जाता है जनरल नॉलेज, लेकिन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में उसको हम जनरल स्टडीज़ कहते हैं, जीएस। तो जीएस का लेवल जो है, खाली लेवल का फ़र्क है, लेकिन अगर जीएस की तैयारी कोई भी शख्स मीडियम मॉडरेट लेवल की कर लेता है तो वो इधर भी बैठ सकता है, उधर भी बैठ सकता है, और जो चीज़ जिसमें हो जाए तो अच्छी बात है, और आगे बढ़ते रहने की कोशिश करनी चाहिए। एक आपने बिल्कुल सही कहा है, अंग्रेजी की कहावत है कि दैट यू शुड ट्राई फॉर द मून, यू विल एटलीस्ट लैंड इन द स्टार्स। तुम चांद को फतेह करने की कोशिश करो तो कम से कम सितारों तक तो पहुंच ही जाओगे। और नहीं, और मैं आपको अर्ज करूँ, चांद से भी आगे निकल जाता है आदमी कभी कभी। तो वो एक काफ़ी हद तक उसके अंदर कॉमन फैक्टर है। ये मैथमेटिक्स है, जनरल स्टडीज़ है, इंग्लिश है, ये सब जो है वो कॉमन तैयारी हो सकती है। वो हर शख्स, देखिए हर बच्चा, हर शख्स जानता है कि वो उसका दिल क्या कह रहा है, वो उस तैयारी पहले काहे की करे। वो अपने ज़मीर के आवाज़ के हिसाब से, अपने दिल की आवाज़ के हिसाब से तय करे कि शुरुआत कहाँ से करेगा। कुछ लोग शुरुआत करते हैं सीधे यूपीएससी से, वो पहली अटेम्प्ट में, पहले साल में ही सेलेक्ट भी हो जाते हैं, और कुछ लोग जो है दूसरी सतह से शुरू करते हैं, और कुछ लोग यही तय करते हैं कि नहीं, हमें तो अपने सूबे में ही रहना है, हमें यहीं की सर्विस करनी है। कुछ लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं, जुडिशरी में भी लोग बहुत कम बैठते हैं। जुडिशरी के इम्तिहान हर सूबे में अलग अलग होते हैं, कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन करता है और कहीं हाई कोर्ट खुद करते हैं। ये आपको जान के खुशी होगी कि यही पैंडेमिक के दौरान ही हमने 2 नए इदारे कायम किए हैं ज़कात फाउंडेशन में। एक तो ये जो मैंने आपको बताया, यूपी की जो फैसिलिटी कायम की है स्टेट लेवल की, और एक जुडिशल सर्विस की एकेडमी भी दिल्ली में कायम की है। उसके भी एप्लीकेशन प्रोसीजर इस वक्त चल रहा है। एक रिटायर्ड चीफ कमिश्नर साहब हैं, वो उसके जिम्मेदार हैं, और काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना अपना जहन देख करके कि हमारा जहन क्या कह रहा है, हम काहे की शुरुआत करें या किस लाइन में हम जाएं, इतने सब मौक़े मौजूद हैं। ख्याल में सब मिला लिए तो 1000 मौक़े मौजूद हैं, और सबको जोड़ लीजिए तो दसियों लाख लोग सेलेक्ट होते हैं हर साल, डिफरेंट लेवल पे, ऊपर से लेकर नीचे तक। तो मौक़े की कमी नहीं है। बाकी अल्लाह मियाँ ये ज़रूर कहेगा कि हम तो माइल बकरम है, कोई साहिल ही नहीं। तो आपको साहिल तक पहुंचा देना है अल्लाह मियाँ की बात को, और आपको दोबारा मुबारक हो, आपने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम किया। सर, कल एक सीनियर ब्यूरोक्रेट का मेरे पास फोन आया। वो ये बताने लगे कि मेरा एक भतीजा है जो 6 अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं आ पाया, और अब वो 32 साल क्रॉस कर गया, तो अब मैं क्या करूं। तो इस तरह उनका ये कहना था कि अगर बच्चे जो है हमारे पहले कुछ अपने हाथ में ले लें, बैंकर बन जाएं या स्टेट में आ जाएं, अगर वो उसके बाद यूपीएससी की तैयारी करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, आप ये जनरल बात ऐसा एक फार्मूला लगा के पूरे मुल्क में लागू नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। तरह तरह के इंसान हैं, करोड़ों लोग हैं और करोड़ों तरह के हैं, तो उसमें हर एक की कैपेसिटी अलग अलग तरह की होती है। मेरे पास बहुत से लोग ऐसे कांटेक्ट में आते हैं, पिछले कई सालों के अंदर आए हैं मेरे कांटेक्ट में,
जिनसे मैंने 5 मिनट बात करने के बाद उनसे कह दिया कि आप सिविल सर्विस की तैयारी ना करें और आप फला इम्तिहान में बैठ जाएं। तो लिहाजा ये कि हम में से कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो इस तरह की एडवाइस दे सकें। तो हर 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 चीज़, हर अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए नहीं बनी। तो तो जो साहब आपके हैं उन्होंने 6 बार अटैम्प्ट किया, तो जाहिर है अगर पहली और दूसरी बार अटैम्प्ट करने के बाद उनको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि मेरी कहाँ कमी है, जिसको कि मैं या तो कोशिश करके पार कर लूँगा या इनसरमाउंटेबल है वो, तो फिर मैं अपना ऑप्शन लाइन बदल देता हूँ। मैं आपको अर्ज़ करूँ, मेरे बैचमेट नूर मोहम्मद साहब जो इसके इलेक्शन कमिश्नर थे, इलेक्शन मतलब ऑफिसर लेवल पे थे, इलेक्शन कमिश्नर जो 3 होते हैं उनमें से नहीं थे वो, उनके अंडर में जो लोग काम करते हैं, शायद डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर वगैरह। तो और यूपी में वो कलेक्टर वगैरह रहे कई जगह। वो मेरे साथ ही इम्तिहान में बैठे थे, अलीगढ़ में हम लोग साथ बैठे थे इम्तिहान में। उस ज़माने में 8 पर्चे होते थे, बहुत तगड़ा इम्तिहान होता था, अब तो बहुत कम पर्चे होते हैं। तो वो 8वां पर्चा जब दे के आए तो उन्होंने अपनी बड़ी बहन से कहा कि आपा हमारा एक न्यूमेरिकल गलत हो गया, वरना हम आपसे कहते कि हम इंडिया में टॉप करेंगे। सिर्फ रिटन का, और इंटरव्यू तो बाद में होगा। और इंटरव्यू भी वो तो ईस्टर्न यूपी के गांव के रहने वाले थे। आप सोचिए कि जब वो सेंट स्टीफेंस के बच्चों को उन्होंने पिछाड़ दिया, क्योंकि उनकी सेकंड पोजीशन आई इंडिया में। जब फाइनल रिजल्ट निकला तो ही स्टूड सेकंड इन इंडिया, ही वाज राइट। तो इस तरह से लोगों को अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, इस्तिताअत दी है अपनी अहलियत जानने के लिए, उसी हिसाब से चॉइस करनी चाहिए। अभी एक बच्चा जो कि आईएएस बना है महाराष्ट्र का, उसने खुद जो है 4-5 अटेम्प्ट तैयारी की, बैंकर्स रहा, बैंकिंग के बाद जो है वो इस सेक्टर में आया है। जी, तो और ये भी मैं आपको अर्ज करूं कि ये नहीं होना चाहिए कि अगर मैंने तय किया कि मैं सिविल सर्विस में बैठ रहा हूं तो मैं और साथ साथ किसी इम्तिहान में बैठूंगा ही नहीं, ये नहीं होना चाहिए। साथ साथ 2, 4, 6 इम्तिहानों में और बैठना चाहिए। इसलिए तैयारी वही है, उसी की बुनियाद के ऊपर बैठ सकता है आदमी। तो उसमें कोई बहुत समझदारी से काम ले करके, और ये मैं आपको ये भी अर्ज करूं कि हम ज़कात फाउंडेशन में इतने लोगों को हम तैयारी करवाते हैं ना, जो हम जाहिर है बेस्ट पॉसिबल बच्चे उनको सेलेक्ट कर लेते हैं, उनको बेस्ट तैयारी करवा दी। तो कोई बच्चा आज तक हुआ ही नहीं कि वो कहीं ना कहीं सेलेक्ट ना हो गया। अगर यूपीएससी में सिविल सर्विस में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो देखिए आपको कहाँ साथ साथ इम्तिहान में कहाँ कहाँ बैठते हैं वो लोग। एक तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, इस तरह के 6-7 फोर्सेस हैं पैरामिलिट्री। तो उसमें असिस्टेंट कमांडेंट के पोजीशन से शुरुआत होती है, वो भी इम्तिहान यूपीएससी ही करता है, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं लोग। वरना इसमें आपके स्टेट लेवल की, उसमें स्टेट लेवल की सर्विसेज में, वरना जो लोग लॉ ग्रेजुएट भी हैं वो जुडिशरी में बैठ जाते हैं, उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं कहीं ना, वरना बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अच्छी पोजीशन में हर शख्स लग जाता है। तो सिस्टमेटिकली हार्डवर्क तो करना है, लेकिन सिस्टमेटिक, वेल गाइडेड सिस्टमेटिक हार्डवर्क, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हो ही नहीं सकता कि कहीं नहीं लगे हो पूरी उम्र निकल गई, ये हो ही नहीं सकता। सर आप बात कर रहे हैं बेस्ट पॉसिबल बच्चों की, लेकिन बाकी बच्चों का क्या होगा? देखिए मैं मतलब आप समझा नहीं, आपका सवाल नहीं समझा मैं, क्या होगा? बाकी बच्चों को कौन गाइड करेगा, कौन सी ऐसी संस्था है? क्योंकि आप तो बेस्ट पॉसिबल बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए अभी आपसे मैंने अर्ज किया कि हमने यूपी में 15,000 पोजीशन हर साल निकलती हैं, उसके लिए कायम कर दिया है ना। अच्छा, अब आप मेरे साथ जुड़ जाइए और आप जैसे 10, 20, 30 लोग और जुड़ जाएं, हर सूबे में एक एक कायम कर देंगे, जुडिशरी भी कायम कर दी। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अल्लाह मियाँ ने 24 ही घंटे दिए हैं और 4 हाथ पैर दिए हैं, ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो 5वां हाथ लोग बन जाएं और 25वां घंटा बन जाएं और काम होगा इंशाल्लाह। अकेले डॉक्टर जफर महमूद
या अकेले ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया इतना बड़ा काम लेकर के चल रहे हैं? कितना मुश्किल है ये काम? बिल्कुल मुश्किल नहीं है मुश्किल तो बिल्कुल ही, मैंने आपको अभी कहा ना, फिर उसी पे आऊँगा। हमारा मोटो है ये, वला यंसुरुल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उसकी मदद करता है जो उसकी नुसरत के लिए खड़े होते हैं। और 1997 में ज़कात फाउंडेशन बनी थी। सिविल सर्विस का काम तो बाद में शुरू हुआ 2007-8 में, लेकिन ये कि हर मामले में हमेशा हमने यही देखा है कि अपनी तरफ से इरादा कर लिया, इन्नमल अमाल बिन्निया, मोटिव डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ ऑल कंडक्ट। तो अपनी तरफ से अल्लाह के खुशनुदी के लिए कोई एक प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। कुछ नहीं है अपने पास, हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन अल्लाह सारी मदद करता जाता है और कामयाबियाँ इसमें होती जाती हैं। यही पैगाम मेरा बाकी सबको भी है। आपने सर, मैंने देखा कि जमीयत उलमा वालों को भी तैयार किया, उनके साथ भी कुछ बातचीत आपने शुरू की, या अलग अलग इदारों के साथ आप संवाद कर रहे हैं, कितनी कामयाबी मिल पा रही है? नहीं, जमीयतुल उलमा नहीं है उसमें। ऐसा है कि मौलाना महमूद मदनी साहब जो हैं, वो उनका एक दूसरा ट्रस्ट है शेखुल हिंद ट्रस्ट, वो उसके साथ हमारा हुआ है, कोलैबोरेशन है, मिल करके कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा प्रोजेक्ट जिस पे एग्रीमेंट हुआ था, वो प्रोजेक्ट तकरीबन 75-80% हो चुका है इंशाल्लाह। उसकी ज़्यादा तफसील मैं इस वक्त अर्ज़ नहीं करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी है। बाकी बहुत से लोग जगह जगह जुड़े हैं और रिसोर्स पर्सन के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, और यही तकाज़ा भी है कि सब लोग मिल करके एक दूसरे की कोशिशों को कॉम्प्लीमेंट करें, यही तकाज़ा है। आप कम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि सोसाइटी में ट्रस्ट डिफिसिट के बहुत ज़्यादा है। नहीं, देखिए ऐसा है ऐसा नहीं होता है कि आप या मैं तय कर लें कि मैं आज बैठ करके और अगले इतने सालों में पूरी सोसाइटी को पूरा ठीक कर दूंगा। ये तो ये तो अल्लाह मियाँ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डांट दिया था कि तो असर डालना तुम्हारा काम नहीं है, असर तुम्हारा काम है कोशिश करना। तुम खाली कोशिश अपनी जैसी करो, उसमें कमी नहीं रहे, बाकी उसमें असर डालना अल्लाह मियाँ ने कहा वो मेरा काम है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तो हम किस खेत की मूली हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे? तो अब खाली कोशिश करना अपना काम है, बाकी असर डालना अल्लाह मियाँ का काम है। एक साहब हैं, हम एक सवाल ले लेते हैं। उन्होंने पूछा है कि मेरी उम्र 32 साल जनवरी में हो जाएगी, तो क्या मैं यूपीएससी के लिए बैठ सकता हूँ? नहीं बैठ पाएंगे अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, जनरल कैटेगरी में हैं, तो नहीं बैठ पाएंगे। मेरा सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन तमाम बातों के बीच कितने बड़े चैलेंजेस हैं एक मूवमेंट बनाने के लिए? एक मिनट क्लैरिफिकेशन कर दूं मैं कि उसको चेक कर लें यूपीएससी की वेबसाइट पे जा करके। गालिबन जो कट ऑफ डेट है वो 1 सितंबर है, 1 सितंबर ऑफ द ईयर ऑफ नोटिफिकेशन। तो अगर जनवरी में आप बता रहे हैं, जनवरी में पैदा हुए थे जी, जनवरी में उनकी पैदाइश है। अगले साल 2021 में जनवरी में वो 32 साल के हो जाएंगे। नहीं हो, फिर नहीं हो, कोई बात नहीं है। बहुत सी मौके और भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी हाथ से निकल गया तो ख़त्म हो गई बात, ऐसा नहीं है। मैंने आपको अभी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन करके दिखाया है कि हज़ारों पोजीशंस और भी हैं। उनमें से अपने सूबे का सेलेक्ट कर लें, या सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसका सेलेक्ट कर लें, उसमें तैयारी करें। उसमें तो कहीं 32 साल, ज़्यादातर जो है 32 साल से ऊपर है, कहीं 40 साल तक भी है, 35 भी है, 36 भी है, तरह तरह से लास्ट डेट्स हैं उसके अंदर। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 साल से ज़्यादा है ज़्यादातर स्टेट की सर्विसेज के लिए। वहाँ हो जाए, वो अल्लाह में वहीं काम ले लेगा उनसे। मेरा आखिरी सवाल यही है सर आपसे कि कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, किस तरह दिन रात एक किए रहते हैं आप, रात की नींद मैं समझता हूँ आपकी गायब रहती होगी, काफी बड़ा चैलेंज है। कई बार अलग अलग तरह के आरोप भी लग जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती होगी। नहीं, मैं खूब इत्मीनान से सोता हूँ और अपनी नींद पूरी करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खूब गहरी नींद सोता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और चैलेंजेस
को आने देना और फेस करना ये सुन्नत है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो कितने बड़े बड़े चैलेंजेस आए थे, उनको तो खैर पत्थर लगे थे, खून भी निकला था, हम तो कुछ भी नहीं उसके आगे। लेकिन ये कि अगर उस सरिश्त के ऊपर थोड़ा बहुत भी 1% भी चलने का मौका मिल जाए तो मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुआ में याद रखिएगा, मग़फ़िरत की दुआ कर दीजिएगा। अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।